लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा जो 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। इनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान होगा, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 5 सीटें हैं, राजस्थान की 12 सीटें हैं। ऐसे कुल मिला के 102 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाने वाले हैं। इन 102 सीटों में बहुत सारे बड़े नाम भी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के 8 सदस्य हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व राज्यपाल का भी नाम शामिल है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल वोट डाले जाने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संपादक तिवारी सर हैं। सर, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जिन 8 सीटों पे चुनाव है, यदि 2019 के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो इन 8 में से 3 पर बसपा थी, 3 पे बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी के कब्जे में मुरादाबाद और रामपुर सीट थी। रामपुर में बाद में उपचुनाव हुए थे जिसमें कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से वो सीट छीन ली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। और जो बसपा है वो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना, ये 3 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी के खाते में जो सीट आई थी वो मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के लिए ये जो जंग है वो उतनी आसान नहीं है। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ और इंडी गठबंधन के साथ है। मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है मायावती। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल बात यह है कि वो विरोधियों से तो लड़ ही रही है, वो अपनों से भी लड़ रही है। बात करें यदि मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की, तो उनकी लड़ाई अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम से है। संगीत सोम का जो सरधना विधानसभा क्षेत्र है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। सरधना बेशक मेरठ में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र लगता है मुजफ्फरनगर का। उनको इस बात की नाराजगी है कि संजीव बालियान ने हमें विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे वो हरवा दिया। क्षत्रिय समाज की एक नहीं कई पंचायतें होती है जिसमें बीजेपी के को वोट न करने और विपक्ष के कैंडिडेट को जिताने की अपील की जाती है। उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे, अनुराग ठाकुर पहुंचे, लेकिन बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है। इसलिए मुजफ्फरनगर की सीट, कैराना की सीट, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र सिंह मलिक समाजवादी पार्टी की तरफ से टक्कर दे रहा है। मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है बसपा कैंडिडेट। कैराना में इस बार जो है इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, वो बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है प्रदीप चौधरी, उनको नाक को पानी पिला रही है, नाक को चने चबवा रही है। काफ़ी वो चर्चित हो गई है और एक तरह से सोशल मीडिया सनसनी बन गई है। उनके पीछे काफ़ी भीड़ है। इसलिए कैराना की एक बार रिजल्ट जो है चौंकाने वाला हो सकता है। ठीक इसी तरीके से बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर में मलुक नागर सांसद थे। मलुक नागर बसपा से भी गए, अब वो लोकदल में आ गए हैं, वहाँ से बसपा भी है और बीजेपी ने ये सीट दे दी है लोकदल को, जहाँ से कि चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी संभावना तो है, लेकिन बगल की सीट जो है नगीना, वहाँ से चंद्रशेखर रावण जो है उतरे हैं मैदान में और आज़ाद समाज पार्टी से हैं। उनकी अपनी पार्टी है। बहुत सारे लोग उन्हें निर्दलीय ही बता रहे हैं क्योंकि उनकी छोटी पार्टी है। वो पूरे चुनाव में छाए रहे हैं। बात करें यदि पीलीभीत की, तो पीलीभीत में इस बार गौरव गांधी का टिकट कट गया और उनकी जगह पे जितिन प्रसाद आ गए हैं। उधर से समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया, तो वहाँ पर लड़ाई तो है, लेकिन जितिन प्रसाद की संभावनाएं ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी के आखिरकार वो कौन सी सीटें हैं जो लग रहा है कि निकल जाएगी, तो उससे जो सेफ सीट दिख रही है वो है मुरादाबाद और रामपुर। मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी की संभावना इसलिए बन रही है कि एक तो उपचुनाव में रामपुर को छीन लिया था बीजेपी ने सपा से। दूसरी बात क्या हुआ है कि इन दोनों जगहों पे ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी से पहले किसी ने पर्चा भरा और बाद में किसी ने पर्चा भरा। दोनों जगह पे एसटी हसन जो कि मौजूदा सांसद है मुरादाबाद के, उन्होंने पहले पर्चा भरा, लेकिन जब सिंबल देने की बारी आई तो
उनको जिस हेलीकॉप्टर से उनका सिंबल भेजा गया था, फॉर्म भेजा गया था, वो 3:02 पे मिला। नतीजा ये हुआ कि रुचि वीरा पहले ही नामांकन कर चुकी थी, जो आजम खान के नज़दीकी हैं, और वो समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो गई। तो वहाँ एसटी हसन वर्सेज रुचि वीरा हो गया है। एसटी हसन चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। रुचि वीरा कहते हैं कि उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो समाजवादी पार्टी वहाँ दो फाट हो गई, और इसमें जो फायदा मिल रहा है कुंवर सर्वेश सिंह, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बड़े नाम हैं, बुजुर्ग हो चले हैं, कैंसर है उनको, अस्वस्थ हैं, इसलिए कम घूम फिर पा रहे हैं, लेकिन मुकाबले में हैं। और समाजवादी पार्टी जो दो फाड़ होती हुई दिख रही हो वहाँ पर, उसका उन्हें फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं रामपुर की। रामपुर में क्या है कि रामपुर की राजनीति में पिछले कई दशकों से हावी आजम खान पूरे परिवार के साथ बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के जेल में, पत्नी बेटा सब जेल में। तो अब की बार वहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव हो रहा है, और उनके समर्थक हासिम जो राजा थे वो पर्चा भरे थे, बाद में वापस हो गए। और इधर से जो है मौलाना नदवी को, जो कि अखिलेश यादव के पसंद बताए जा रहे हैं, उनको वहाँ से उतार दिया गया। अब क्या हुआ कि घनश्याम लोधी बीजेपी से है, उन्होंने ही उपचुनाव में रामपुर की सीट छीनी थी। पहले आजम खान यहाँ से चुने गए थे, लेकिन जब वो इस्तीफा देकर के विधानसभा का चुनाव लड़ गए, सीट खाली हो गई, चुनाव हुआ, घनश्याम लोधी आ गए, बीजेपी की जीत पे। अब जो है इन दोनों सीटों पर बीजेपी की संभावनाएं, अपनी मजबूती कम, समाजवादी पार्टी में जो दो फाड़ है, क्योंकि आजम खान के जो समर्थक हैं वो घर बैठ गए हैं, और नदवी जो है कह रहे हैं कि हमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही बात रुचि वीरा कह रही है मुरादाबाद में। लिहाजा समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। पहले चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें मुरादाबाद, रामपुर, लेकिन एक सीट और बगल की है संभल, सफीकुर रहमान बर्क जहाँ से थे, उनका अब निधन हो गया। 3 सीटें ये मिली थी। समाजवादी पार्टी को एक सीट ये यदि मिल जाए संभल वाली तो बड़ी बात है, क्योंकि उस पर वहाँ पे उनका होल्ड है। बाकी मुरादाबाद और रामपुर में इनकी आपस में फूट की वजह से बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। और इधर जो है 3 सीटें, मुजफ्फरनगर, कैराना और नगीना फंसी हुई है बीजेपी की। यहाँ पे चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। देखना ये है कि क्या बीजेपी जो क्षत्रिय समाज है उसको मैनेज कर पाई, उसको मना पाई, नहीं मना पाई, और प्लस जो अपनों से लड़ाई चल रही है उसको कितना साध पाई, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन 3 सीटों पे वो फंसी हुई है। बिल्कुल सर, और जयंत चौधरी की ताकत का भी पता चल जाएगा। वो एनडीए में आ गए हैं। इससे पहले वो विपक्षी गठबंधन जो इंडिया था उसमें थे, उसकी कई बैठकों में भी शामिल हुए थे। एक बात बता दूं वैभव, जयंत चौधरी के आने का ग्राउंड पे ये फर्क पड़ा है कि जो जाट 50-50 हो रहे थे, वो जाट समुदाय के लोग काफ़ी हद तक, आप कह सकते हैं 80% तक बीजेपी के पाले में आ गए हैं। तो ये उनका द्वंद्व पहले दिखता था, लेकिन इसके 2 कारण बने। एक तो चौधरी चरण सिंह को देर सवेर भारत रत्न मिल गया, और दूसरी बात कि भारत रत्न मिलने के बाद जो बीजेपी का आलोचक भी है उसके पास भी कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। जयंत इस पाले में आ गए तो जाट वोट जो है लामबंद हो गया है इधर। बिल्कुल सर, अब हम बात कर लेते हैं कि 102 सीटें जो हैं जहां पर कल वोट डाले जाने वाले हैं, उनमें कौन सी प्रमुख सीटें हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा नाम है वो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। ये 2004 से लगातार 2 बार जीते हैं। 2014 में जीते, 2019 में जीते, तीसरी बार मैदान में हैं। इससे पहले ये महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार में भारी भरकम मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं। इनके कामों की काफ़ी चर्चा होती है, हाईवेज बनाते हैं। दूसरा नाम है किरण रिजिजू का। ये पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। अगर हाल में हेमंत बिस्वा शर्मा को छोड़ दें तो ये पूर्वोत्तर में सबसे बड़े नामों में से एक थे, अभी भी हैं। अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से इस बार उम्मीदवार हैं। ये यहाँ से 2004 में जीते थे, 2009 में इनको हार मिली थी। इसके बाद 2014 जीते, 2019 जीते, और 2024 में भी इनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद नाम आता है सर्बानंद सोनोवाल का। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं।
डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, 2019 में जीते थे, 24 में फिर से उम्मीदवार इनको बनाया गया है। इसके बाद डॉक्टर संजीव बालियान, जैसा कि सर ने बता दिया। जितेंद्र सिंह ये जम्मू से आते हैं, इनको उम्मीदवार बनाया गया है, पीएमओ में मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव बड़ा नाम, संगठन में काफी काम कर चुके हैं। अभी तक ये बैकडोर पॉलिटिक्स करते थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे, लेकिन इस बार इनको राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, यानी कि ये प्रत्यक्ष राजनीति में सीधे चुनाव लड़ने वाले हैं। अर्जुन राम मेघवाल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, 70 वर्षीय हैं और कानून मंत्री इस समय है नरेंद्र मोदी सरकार में। ये चुनाव लड़ रहे हैं बीकानेर सीट से राजस्थान की। इसके बाद विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बार इनको पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा ए राजा, ये तमिलनाडु से डीएमके की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम, ये पी चिदम्बरम के बेटे हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, यूपीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। वो शिवगंगा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। अन्नामलई, काफी बड़ा चेहरा, इस समय काफी चर्चा में रहने वाले, तमिलनाडु में बीजेपी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी। ये कोयम्बटूर लोकसभा सीट से तमिलनाडु की मैदान में हैं। काफी उम्मीदें हैं भाजपा को इनसे, तमिलनाडु से भी काफी उम्मीदें हैं। भाजपा ने, पीएम मोदी ने, सभी ने बहुत ताकत लगाई है इस बार तमिलनाडु में। इसके बाद तमिलसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना की राज्यपाल रह चुकी हैं। भाजपा ने इनको राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उम्मीदवार बनाया है। ये चेन्नई दक्षिण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि काफी कठिन मुकाबला इनका यहाँ डीएमके से है, सीट निकालना मुश्किल मानी जा रही है, हालांकि कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा गौरव गोगोई असम से आते हैं, पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम के, तरुण गोगोई इनके पिताजी का नाम था। ये 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद परसीमर होता है तो इनकी सीट बदल जाती है। इसके बाद ये इस बार कहाँ से, कालिया बाजार सीट से लोकसभा सदस्य थे। और जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार में, पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, राहुल गांधी की टीम में माने जाते थे। इस बार इनको पीलीभीत से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से 9 बार सांसद रह चुके हैं कमलनाथ। इस बार उनके बेटे नकुलनाथ उम्मीदवार हैं। नकुलनाथ यहाँ के उपचुनाव में जीते थे 2020 में, जब ये मुख्यमंत्री बन गए थे कमलनाथ। नकुलनाथ इस बार भी उम्मीदवार हैं। छिंदवाड़ा सीट पर आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है कि इस बार कांग्रेस से सीट छीन ली जाए। वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए थे। तो इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस से छीन ली जाए। इसके अलावा इमरान मसूद सहारनपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अभी एक दिन पहले प्रियंका गांधी सहारनपुर में रोड शो कर रही थी, लाखों की भीड़ दिख रही थी उसमें, तो काफी इनका माहौल बना हुआ है सहारनपुर में। पहले सपा में रह चुके थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, फिर से कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने सहारनपुर सीट से इनको टिकट दिया है। तो ये कुछ प्रमुख सीटें थी जहां पर कल वोट डाले जाने वाले हैं। अब देखते हैं होता क्या है कि जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो चाहे उस सर्वे करने वाले हो, पोल करने वाले हों, और चाहे सरकार हो, इंटेलिजेंस की एजेंसियां हों, उनको उसका ना रुख पता चल जाता है। इवन आम आदमी को भी रुख पता चल जाता है कि क्या रहा, कितना % वोटिंग हुई है और पिछली बार का क्या रहा था, तो उसके नतीजे क्या हुए थे, अंदाज़ा लग जाता है। और चूँकि 102 लगभग 5वां हिस्सा है, इसलिए बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा, और जो भी इससे संकेत मिलेंगे उसके लिए आगे के लिए हवा बनेगी। हमारी भी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र रहेगी, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।